करते हैं शुरुआत। आज हम बात करने वाले हैं स्टार हेल्थ के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी कंपनी के मौजूदा डिमांड ट्रेंड किस प्रकार के हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्च को लेकर कंपनी की योजना क्या है, आगे किस तरह का ग्रोथ आउटलुक दिखाई दे रहा है। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी ये देते हैं। स्टार हेल्थ जो है एक जाना माना नाम है हमारे देश का। 17 जून 2005 को कंपनी की शुरुआत हुई थी। पहली स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है ये। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी भी है। मुख्य तौर पर एजेंट्स के जरिए पॉलिसी बेचते हैं। कुल GWP का करीब करीब 78% जो है इनका हिस्सा है। मेरे साथ कंपनी के MD आनंद रॉय जी जुड़ गए हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ET Now स्वदेश पर। शुरुआत करते हैं पहले नॉन लाइफ सेगमेंट से, क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पर हलचल जो है काफ़ी हद तक रुक गई थी कोविड के बाद से। किस तरह इस समय सिचुएशन दिखाई दे रही है, आगे कितनी ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं आप नॉन लाइफ इंश्योरेंस में? नमस्कार और धन्यवाद मुझे आपके चैनल पे बुलाने के लिए। नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, जैसे आप अगस्त का नंबर्स देखेंगे तो 12% के आसपास ग्रोथ रहा है पूरे इंडस्ट्री का फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। और अप टू द मंथ ऑफ अगस्त करीबन 20% के आसपास ग्रोथ रहा है। तो ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग मैनर में फिर से वापस आ रहा है कोविड के बाद। जैसे आपने सही बताया, 2 साल कोविड के कारण बहुत ही म्यूटेड ग्रोथ था, लेकिन हमारी कंपनी जो स्टार हेल्थ काम करती है सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस में काम करती है, तो वहां पे हमारा ग्रोथ बरकरार रहा है पिछले 2 साल में भी, और इस साल में भी हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा ग्रोथ दिखाएंगे। ओके आनंद जी, फिलहाल कुछ समय पहले IRDA ने पूरे इंश्योरेंस सेक्टर्स में जो है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। कितनी अहम है आपके हिसाब से? कौन से वो सेगमेंट्स हैं, कौन से वो सेक्टर्स जहां पर आपको लगता है कि रेगुलेटर को आने की ज़रूरत होगी या रेगुलेशन बेटर करने की ज़रूरत है, जिससे एफिशिएंसी बेटर हो सके? करंट रेगुलेशंस में बहुत सारे चेंजेस आने की उम्मीद है और बहुत पॉजिटिव्स हैं ये पूरे इंडस्ट्री के लिए। जैसे एग्जांपल मैं एक देना चाहूंगा, जो इंश्योरेंस कमीशंस और रेम्यूनरेशंस की बात अभी चल रही है, जहां पे IRDA ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस पब्लिश किया है ताकि इंश्योरेंस कमीशंस और रेम्यूनरेशंस को और भी सिंप्लीफाई करें और और भी मतलब एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में इंश्योरेंस कंपनीज को फ्लेक्सिबिलिटी भी मिले कि वो अपने कमीशन और अपने इंटरमीडिएट्स को जो पेमेंट देते हैं उसके लिए और भी फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योरेंस कंपनीज को मिल सकती है। और लार्जली पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एक कंट्रोल और एक लिमिट्स भी IRDA सेट करना चाहती है ताकि लोग ज्यादा कमीशंस और इंसेंटिव्स ना दें और इसको कंट्रोल में रखें। तो ये एक एग्जांपल है जो यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है इंडस्ट्री के लिए, और इंडस्ट्री ग्रोथ इन अ रेगुलेटेड मैनर और और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में ये इनेबल करेगा। करेक्ट। इंडस्ट्री और बढ़ भी रही है, अब लोगों को समझ में आ भी रहा है कि इंश्योरेंस का महत्व क्या है। लेकिन आनंद जी, जिसके आप सबसे बड़े प्लेयर हैं, लेकिन उसके अलावा कंपटीशन भी काफ़ी है इस समय आपके स्पेस में। क्या नई स्ट्रैटेजी आपने बनाई है? किस तरह के नए प्रोडक्ट्स आप ला रहे हैं जो डिफरेंशिएटर होंगे, ताकि आपकी जो कंपनी है उसकी ग्रोथ बनी रहे आने वाले समय में? बहुत ही गुड क्वेश्चन। और हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे मैं मानता हूं कि ये रोटी कपड़ा मकान के बाद सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि अपने फैमिली और अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कवरेज है। तो हेल्थ इंश्योरेंस का अवेयरनेस पिछले 2 साल में काफी बढ़ा है, और लोग भी आजकल हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं। हम देख रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है, और हमारी कंपनी स्पेसिफिकली स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ये लीडर है हेल्थ इंश्योरेंस में। स्पेशली रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस में हमारा 32% के आसपास मार्केट शेयर है। सबसे बड़ा कंपनी है रिटेल हेल्थ में। और रिटेल हेल्थ जहां B2C, जहां हम कस्टमर्स के लिए इंडिविजुअल प्लान्स और फैमिली प्लान्स हम लोग लाते हैं मार्केट में। हमारे 30 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में हैं। नए प्रोडक्ट्स की भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की तारीख में है कि सर्विस और डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग सर्विस के लिए 13,000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स को हमने टाई अप में रखा है, जहां पे हमारे कस्टमर्स जाके क्लेम्स ले सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन में हम अभी सेमी अर्बन, रूरल मार्केट्स और ऑनलाइन बिजनेस पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज मिल पाए।
यानी स्ट्रैटेजी काफ़ी हद तक क्लियर है, लेकिन पिछला जो कुछ समय रहा है आनंद जी, वो इन्फ्लेशन से पूरी इकोनॉमी जूझ रही है। भारत में भी हमने देखा, ग्लोबली भी इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। आरबीआई कोशिश कर रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, लेकिन जाहिर तौर पर उसकी वजह से जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़े हैं। कोविड के समय आपने प्रीमियम्स बढ़ाए थे, क्या लगता है आगे आने वाले समय में कुछ और प्रीमियम्स बढ़ सकते हैं? हमारी कंपनी का प्रीमियम बढ़ाना पहला स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एकदम लास्ट ऑप्शन हम रखते हैं ताकि कस्टमर्स को ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट ना हो हमारा प्रीमियम रिविजन। लेकिन आपने जैसे सही कहा, कोविड के टाइम पे मेडिकल इन्फ्लेशन काफी बढ़ा है और इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को भी अपने बिजनेस को वायबल रखने के लिए प्रीमियम बढ़ाना पड़ता है। तो हमने पिछले 1 साल में 2 पॉलिसीज, हमारे जो 2 प्रोडक्ट्स हैं उनमें हमने प्रीमियम रिविजन किया है। आगे चल के हम देखेंगे, जब प्रोडक्ट्स एक लेवल पे आ जाती है जहां पे उनका वायबिलिटी नहीं रहता है, तो हम प्रीमियम रिविजन के लिए अप्रोच करते हैं रेगुलेटर को। और आज रेगुलेटर ने भी मतलब प्रीमियम रिविजन और प्रोडक्ट इनोवेशंस के लिए बहुत ही अच्छा उन्होंने डीरेगुलेट भी कर दिया है। तो इंश्योरेंस कंपनीज खुद से प्रीमियम रिविजन भी बहुत एजाइल मैनर में कर सकती है आगे चलकर। करेक्ट। आपका इस समय क्लेम एक्सपेंस रेशो किस तरह का है आनंद जी, अगर आप वो बता सके हमारे दर्शकों को? देखिए, पिछले साल कोविड के कारण हमारा क्लेम सेटलमेंट, आई मीन हमारा क्लेम पे आउट 87% के आसपास था और बहुत ही एलिवेटेड लेवल पे था, क्योंकि कोविड के कारण काफी ज्यादा क्लेम्स थे। इस साल क्लेम फर्स्ट क्वार्टर्स में बहुत कंट्रोल में आ रहे हैं, कोविड के क्लेम्स कम हो रहे हैं। तो हमने फर्स्ट क्वार्टर में हमने प्रॉफिट भी दिखाया था हमारे फर्स्ट क्वार्टर परफॉर्मेंस में। तो मुझे लगता है कि कोविड जब अभी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, क्लेम रेशियोज भी कंट्रोल में आते रहेंगे और कंपनी भी आगे चल के प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे काम करेगी। करेक्ट। अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो आपकी कंपनी के जो दो बड़े सेगमेंट हैं, रिटेल इंश्योरेंस और ग्रुप इंश्योरेंस, इस दोनों में हमने देखा है कि आपकी जो सीएजीआर ग्रोथ है वो अराउंड 30% के आसपास की रही है। आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, ये दोनों साथ साथ ग्रो करेंगे सेगमेंट्स, या इनमें से कोई एक आउट परफॉर्म करेगा? किस पर फोकस ज्यादा होगा? हमारा फोकस ज्यादा रिटेल बिजनेस पे है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स, इंडिविजुअल कस्टमर्स को हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दिलवा पाए। जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, हमारे एजेंसी नेटवर्क पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है हमारा। 5.5 लाख से ज्यादा एजेंट्स हमारे लिए काम करते हैं ऑल ओवर द कंट्री। तो रिटेल में ही हमारा फोकस रहेगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिटेल बिजनेस में हम 20 से 25% ग्रो करेंगे, जो इंडस्ट्री से मच अहेड होगा। ग्रुप इंश्योरेंस में हमारा थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच है इस साल, क्योंकि ग्रुप इंश्योरेंस थोड़ा प्रॉफिटेबल नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। तो हम सेलेक्टिवली मैनर में काम कर रहे हैं ग्रुप इंश्योरेंस में, लेकिन फोकस कंपनी का रिटेल में ही रहेगा। 90% हमारा पोर्टफोलियो रिटेल से ही आएगा। 90% पोर्टफोलियो रिटेल से आएगा। एक आखिरी सवाल आनंद जी और पूछना चाहूंगा आपसे। आपका जब आईपीओ आया था, आपने करीब 7-7.5 हजार रुपए, कुछ हजार करोड़ रुपए जुटाए थे। उसमें से आपने कहा था कि 2000 करोड़ जो है वो आपकी कंपनी के विस्तार पर लगना था। उसमें से कितना खर्च हो चुका है, कितना और बाकी है, कब तक होगा, कोई टाइमलाइन दे सकें? देखिए, कंपनी का ग्रोथ प्लान्स बहुत एग्रेसिव प्लान्स है और कंटिन्यूअसली हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, हमारे नए ब्रांचेस में, टेक्नोलॉजी में, नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए। तो ये तो हमारा कंटिन्यूस एफर्ट रहेगा। सब कंपनी भी बहुत बड़ी कंपनी है, अभी इंडिया की लीडिंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। तो आईपीओ के टाइम पे हमने जो फंड्स हमने रेज किए थे, वो डिप्लॉय हुए हमारे कंपनी में वेरियस लेवल्स पे डेवलपमेंट्स में और क्लेम्स में भी। पिछले साल जब हमने आईपीओ किया था, उस टाइम पे क्लेम लेवल्स भी काफी हाई थे, तो हमारे काफी फंड्स क्लेम्स में भी लगे पिछले साल। लेकिन कंपनी बहुत स्ट्रांग कंपनी है, हमारा सॉल्वेंसी रेशियो काफी स्ट्रांग है, तो आगे डेवलपमेंट भी हम बहुत एग्रेसिवली करेंगे। चलिए आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज जीटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और अपनी कंपनी के बारे में हमसे चर्चा करने के लिए। आनंद रॉय जी, स्टार हेल्थ और एंड अलायंस इंश्योरेंस के एमडी, आज हमारे साथ बातचीत करते हुए बता रहे हैं कि कंपनी का फोकस यहाँ पर रिटेल बिजनेस पर ज़्यादा है और जो पैसा जुटाया है वो उसका इस्तेमाल धीरे धीरे आने वाले समय में होता जाएगा। स्टॉक आज आपके सामने करीब 3.5% ऊपर। क्या करना चाहिए? रवि सिंह मेरे खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बहुत बहुत स्वागत आपका स्टार हेल्थ पर। इस समय क्या कॉल दे रहे हैं आप? धन्यवाद सम्मित जी। देखिए, जिस तरीके से आपने डिटेल निकाली है, काफी हद तक विजन यहाँ पर क्लियर होता है कि ओवरऑल सेंटीमेंट काफी अभी पॉजिटिव डेवलप होते हुए नजर आएंगे। दो स्ट्रैटेजीज यहाँ पर क्लियर कट हैं। एक तो फ्रेश इन्वेस्टर के लिए, अगर 700
70 के पास ही स्टॉक जो 767 के पास है, यहाँ पर अगर बाय करके चलते हैं तो छोटे जो जो वीक ऑन वीक या दिवाली तक या 2 महीने का इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए भी अच्छा है कि 850 और 880 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिनको और लंबा विजन रखना है, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे म्यूचुअल फंड ने अपनी यहाँ पर होल्डिंग जो है वो इस स्टॉक में इंक्रीज करनी शुरू करी है। तो एक लॉन्ग टर्म प्ले के हिसाब से ये स्टॉक एक अच्छा निकल कर आ रहा है और आने वाले समय में 980 तक के लेवल 8 महीने से 1 साल के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। नंबर्स अट्रैक्टिव हैं, कंपनी पूरे जो जो जिस हिसाब से फंड जुटाया उसका यूटिलाइजेशन कर रही, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि एक तो डिफेंसिव भी है, थोड़ा सा कोरिलेशन भी निफ्टी के अगेंस्ट में अगर वॉलेटिलिटी होती है तो ये स्टेबिलिटी दिखाता है। तो मुझे लगता है कि आप उस रेशियो से भी अपने पोर्टफोलियो में चमक बनाने के लिए ये स्टॉक ले सकते हैं। 180 तक का टारगेट यहाँ पर, नजरिया 1 साल का रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये स्टॉक पोर्टफोलियो में रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, समय निकालकर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए।